नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने भी एसडब्ल्यूडी का फॉर्म भरा है और आप उससे रिलेटेड पिछला जो 2023 का पेपर है वो चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पर 2019, 22 और 2023 तीनों पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। 2019 और 2022 ये दोनों पेपर मैं दे चुका हूं। कल मैंने 2022 का डाला है, उसमें आप सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है, तो उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी का जो ये प्यार है वो आज भी बनाए रखिएगा। तो आज ये 2023 का मैं इसमें पेपर अपलोड कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सबको शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी तक ऑथेंटिक जो जानकारी है और ये चीज़ जो पेपर है वो पहुंच सके। आप सभी जानते हैं कि ये 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर में जो है 2 घंटे का पेपर होता है, आप सभी जानते हैं। और बाकी रही नेगेटिव मार्किंग की बात, तो नेगेटिव मार्किंग में मैंने पिछला वीडियो बनाया है शॉर्ट में, वो आपने सभी ने काफ़ी देखा, लगभग 1.6 के इसमें व्यूज़ हैं। तो उसमें सभी लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। मैंने अपना एडमिट कार्ड पिछला वाला दिखाया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि नकारात्मक अंकन नहीं होना है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बढ़िया से 100 के 100 क्वेश्चंस करके आना है आपको। और इस टाइप का क्वेश्चंस पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है थी कि जो है, जो पेपर आता है वो किस लेवल का आता है। तो आप सभी इसका सिलेबस भी जानते होंगे। सिलेबस क्या है, सिंपल सी बात है, 10-10 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से, जियोलॉजी से, बॉटनी से, मतलब कि साइंस से, और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सबसे जो है 10-10, 8-8 क्वेश्चंस पूछता है इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं लगभग 10 सब्जेक्ट के अंदर, जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सब से पूछता है। मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, भाई सब कुछ इसमें बनता है। ठीक है, तो आप इसका सिलेबस जान ही चुके होंगे। बाकी अगला जो ये है, तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2019 और 2022 का अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ही उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर किसको देख सकते हैं। और आज हम ये 2022 का करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं, लेकिन फिर से आप सभी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि जो है आपको आगे भी वीडियो की जानकारी और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मिलती रहे। और चलिए, अगर आपने पिछला पेपर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहीं से आइडिया लगेगा 2019 और 2022 का। कल हमने कंपैरिजन भी किया था, तो 2022 का मैं करवा रहा था, तो मैंने 2019 और 2022 के पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उन सभी का जो है कंपैरिजन किया था मैंने, कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा है और पिछली बार में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। 2023 का जो प्रीवियस ईयर था, अभी पिछले बार ही हुआ है, उसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी मामले को संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के लिए भेज सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के? तो आर्टिकल 143 यानी 143 में ये परामर्शदात्री संस्था है, यानी यहाँ से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, ये उसकी मर्जी होती है, ना कि बाध्यता। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी अगर 141 की बात करें तो 141 जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो सभी को बाध्यकारी होता है, नहीं मानना ही पड़ता है। ये जो बात है 141 आर्टिकल में लिखी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो परामर्शदात्री है, ये परामर्श लेने की जो शक्ति है वो 143 में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरे नंबर में कह रहा है, देखिए कि सही मिलान करना है। सही मिलान का मतलब कौन सा वैज्ञानिक है और किस प्रकार की उसने थ्योरी दी है, ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बर्गेस है, बर्गेस ने कौन सी थ्योरी दी है? तो बर्गेस ने संकेंद्रीय श्रृंखला सिद्धांत दिया है। इसके होमर हायट ने ये जो है खंड सिद्धांत दिया है, और हैरिस और उल्मान ने ये जो है कोटि आकार से नियम दिया है, और जीके जिफ ने जो है ये दिया है इसने बहुनाभिकीय सिद्धांत। तो यहाँ से कूट भाषा में लिखना होता है आपको। ये नीचे कूट भाषा में कौन कौन सा जो है शब्द, कौन कौन सा क्या है, अरे भाई रुक जाओ यार कौन कौन सा शब्द कौन कौन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आंसर इसका 3 जो है करेक्ट है। 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। आप ये देख लीजिए कि बर्गेस ने संकेंद्रीय श्रृंखला सिद्धांत दिया, यानी फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी। ठीक है, आप देख रहे होंगे फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर सही हो जाता है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ की बात है, तो पीडीएफ मैंने 2019 का और 2022 का अपने प्रेमा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और आज ये 2023 का जैसे मैं करवा देता हूं, तो कल या परसों में इसकी जो पीडीएफ भी मैं प्रेमा क्लासेस चैनल पर अपलोड कर लूँगा। ठीक है, जो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर में कह रहा है कि बहुपद x⁴ kx⁴ और 7x² प्लस 3x+4 में अगर x-1 से भाग देते हैं तो भागफल जो है, शेषफल जो है 2 प्राप्त होता है। तो k का मान इससे पूछ रहा है। तो आप सभी अगर जानते होंगे इसमें से, बिल्कुल सिंपल होता है जो है, आप देख रहे होंगे
अगर x की जगह अगर हम 1 रख दें, चूँकि ये भाग देते हैं हम x -1 से, अगर किसी में भाग दिया जाता है और शेषफल जो बचता है उसको बराबर में 0 करके लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 + k - 7 + 3 + 4 बराबर कितना बचता है, 2 बचता है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो k की वैल्यू जो है 1 निकलेगी, इसलिए हमारा आंसर 4th नंबर करेक्ट हो जाता है। k की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। आपको करना क्या है, x बराबर 1 रखना है, ठीक है। x बराबर 1 रखना है और बराबर में क्या रखना है, बराबर में 2 रखना है, क्योंकि शेषफल क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। आपने ये हाई स्कूल और 10th का जो वो 9th और 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुपद से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4th नंबर में कि भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी जया वर्मा सिन्हा, याद रखिएगा। ये जो भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी, जबकि माधवीपुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर में देखिए इसी तरह का क्वेश्चन दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो अभी लाया भी गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, बीजेपी को वो करने के लिए, तो किस लिए लाया जाता है ये आप सभी पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन क्या होता है। पहला नंबर कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी हाँ, नहीं होती है, इसमें कारणों को बताने की आवश्यकता। अगला है स्वीकृति मिलने के उपरांत 10 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है। इसके बाद देखिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए राज्यसभा अधिकृत नहीं है। हाँ, जो है राज्यसभा अधिकृत नहीं है, इसमें लोकसभा में जो है पारित किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 30 लोकसभा सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। नहीं, गलत है भैया, यहाँ पे 50 लोकसभा सदस्य यानी 51% लगभग मिलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। तो सही कथन ये जो है इनमें से आपको बताना है कूट भाषा में कर करके। तो डी नंबर बस जो है हमारा सही कथन नहीं है, बाकी ए है, बी है और सी, तीनों जो है सही कथन है। तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि तीनों कथन सही हैं। बाकी डी कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है, ठीक है। 6 नंबर में देखिए कह रहा है कि कौन सी घटना आकाश के नीले रंग का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 2019 में आपने अगर पेपर देखा होगा तो 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, विवर्तन, व्यतिकरण और विक्षेपण। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2023 में ये पहला क्वेश्चन आया है। आप याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन भी आने वाला है, यानी इससे रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चन पक्का पूछता है, ठीक है। तो कौन सी घटना आकाश के नीले रंग का निर्माण करती है, तो ये करती है जो है प्रकीर्णन। सूर्य के लाल रंग का कारण भी यही होता है, प्रकीर्णन के कारण जो है जो आकाश का नीला रंग है वो भी होता है, और सूर्य का जो शाम को और सुबह लाल रंग दिखाई देता है वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है। जबकि व्यतिकरण में क्या होता है, साबुन का जो बुलबुला रंगीन दिखाई देता है उसका कारण क्या है, व्यतिकरण। और विवर्तन का कारण क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो बनता है वो विवर्तन के कारण बनता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि सही विकल्प जो युग्म है उसको चुनना है। जैसे पाप से क्या होता है, अपराध होता है, उसी प्रकार नैतिकता से क्या होता है, वैधानिकता होती है। यानी ये फर्स्ट नंबर हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप ये पसंद कर रहे होंगे। प्लीज़ दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट इतनी है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी तक ये पेपर पहुंच सके और आप सभी लोग इसका जो है बेनिफिट ले सकें। और प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना किसने करी थी, याद रखिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था 1876 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा, ये जो वी ओ चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा जो है, सॉरी, महेंद्रलाल सरकार के द्वारा की गई थी। ये इसने दूसरे ने जो है आंसर गलत लिखा है, तो ये नहीं होगा। आंसर नंबर सेकंड होगा, महेंद्रलाल सरकार के द्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो आंसर नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्न वृक्काणु के भाग हैं, यानी वृक्क जो हमारे होते हैं नेफ्रॉन, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो ये वोमन संपुट और ग्लोमेरुलस या शुक्रवाहिनी और 1 और 3 दोनों। तो जो 1 है और 3 है, ये दोनों जो है हमारे वृक्काणु के भाग होते हैं, यानी हमारा आंसर 4th नंबर 1 और 3 दोनों हो जाता है। जबकि ग्लोमेरुलस जो है गुर्दे की फिल्टरिंग की इकाई होती है। जैसे किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, उसी प्रकार गुर्दे की जो फिल्टरिंग इकाई होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर में फर्स्ट और थर्ड ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल थ्योरी से रिलेटेड 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 1 घंटे का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
वो मैं डालने वाला हूँ इसके बाद। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पेशल थ्योरी 8 नंबर की यूपी स्पेशल थ्योरी जरूर आती है। मैं 1 घंटे का कोर्स जो है आपको वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन उसमें सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी वो 13 नवंबर 1963 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा 13 नंबर, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 और 12 में देख लेते हैं। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से किनके लाभ के लिए 2023 में विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं 2023 में करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वही पूछ रहा है कि 2023 में जो विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी वो किन लोगों के लिए थी। तो ये गिग वर्कर के लिए थी? नहीं भाई, गिग वर्कर अच्छा होते क्या है, गिग वर्कर जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन काम कर रहा है कोई, डिलीवरी का काम कर रहा है कोई छोटे मोटा काम, पार्ट टाइम जॉब जिसको बोलते हैं, ठीक है। जबकि बढ़ई, धोबी और कुम्हार, इन तीनों के लिए जो है हमारी विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई थी। तो आंसर नंबर 4 हमारा कूट से इसका आंसर देना था। आंसर नंबर 4 बी सी डी ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर हमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 6वां शिल्प सेवा केंद्र है वो कहाँ बनना प्रस्तावित हुआ है। तो 6ठा शिल्प सेवा केंद्र जो है ये प्रयागराज में बनना प्रस्तावित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के उद्भव का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी ख्याल शैली के प्रतिपादक कौन थे, सिंपल से ही पूछ रहा है। तो जो अमीर खुसरो थे ये ख्याल शैली के जो है इनको उद्भव का श्रेय दिया जाता है। इसी के साथ हुसैन सरकी का नाम भी याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो और हुसैन सरकी, क्या पता अगली बार हुसैन सरकी पूछ ले, तो इसलिए दोनों लोग थे जिनको ख्याल शैली के उद्भव का जनक माना जाता है, ठीक है। जबकि मियां तानसेन को आप जानते ही हैं, और बैजू बावरा जो है ये ध्रुपद गायक थे, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 14 और 15 में कह रहा है, देखिए 14-15 में कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ये संबंधित है, किससे संबंधित है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो अभी हुआ है, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं, 106वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो है आंसर करेक्ट नहीं हुआ है। आप अपने से देख लीजिएगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अभी पारित हुआ है वो कौन सा संविधान संशोधन से हुआ है। तो ये 106वां संविधान संशोधन से हुआ है, याद रखें कि इनमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है। बाकी अगला 15 नंबर कह रहा है कि पीएच और पीओएच से संबंधित जो है स्थापना वो क्या है, इससे रिलेशन क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि पीएच और पीओएच इन दोनों में से 14 का अंतर हो, यानी बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 14 जो है 14 बराबर होता है। तो इसलिए जो है ये आंसर नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा, कि सेकंड नंबर पी एच प्लस पी ओ एस बराबर 40 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 16 और 17 में कि जो 16 में कह रहा है तेलंगाना की जो रामप्पा मंदिर है एक विरासत स्थल है, उपरोक्त मंदिर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो इसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, यानी रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है एक विश्व विरासत स्थल है और इसको हम रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। 70 नंबर में कह रहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था। आप सभी जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से ये। तो इसमें पूछ रहा है, देखिए चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो कब किया गया था। तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से किया गया था, सार से यानी। और ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, या ये भी याद रखिएगा कि 14 जुलाई 2023 को ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और 23 अगस्त 2023 को ही ये पहुंचा था हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी जीवमंडल की स्थापना कब हुई थी। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि नीलगिरी जीवमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1986 ईस्वी में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है जो है मैथ से रिलेटेड है। 19 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 9 धनात्मक अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है। 9 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2, 3, 5, 11, 13 जो है 7, 11, 13 इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा, और 100 में 9 का भाग दोगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9 यानी 100/9, ठीक है। आंसर नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, मैथ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 20वें नंबर में, कह रहा है कि 20वें नंबर में कह रहा है कि जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसे प्रयुक्त किया जाता है क्या ज्ञात करने के लिए, कौन सी यानी किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। इसको फ्लेमिंग के जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी बोलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से रिलेटेड है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको और ध्यान से पढ़ करके नीचे इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, इंडीड आई डिड नॉट नो ही वाज इन द कैरिज एट ऑल द सम टाइम, इट वाज द लास्ट ट्रेन बट फ्रॉम लंदन टू
मिडलैंड टाउन स्टॉपिंग ट्रेन। मतलब ये पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसको आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है 21-22 में 2 क्वेश्चंस दे रहा है। तो 21 में कह रहा है कि द राइटर ऑफ द पैसेज इज फीलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी फेलो ट्रेवलर्स या ट्रेवलर थ्रू आउट हिज जर्नी, यानी पूरे यात्रा में उसने कितने ट्रेवलर्स की अपनी फीलिंग यानी फील किया था कि कितने लोग इसमें जा रहे हैं। तो लगभग एक ही लोग को उसने फील किया था कि एक ही लोग उसके साथ जा रहा है। अगला है 22वें नंबर में कि द राइटर ऑफ द पैसेज सीम्स इनग्रोस्ड ऑन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जो है मैनी फेलो ट्रेवलर्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप अगर पैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है, तो पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर जो है आप दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर में कह रहा है कि बंगाल के नील विद्रोह जो हुआ था, इसमें किसानों का सहयोग करने वाले हिंदू पैट्रियट नामक पत्र के संपादक का क्या नाम था। यानी हिंदू पैट्रियट नामक जो पत्र था, जो नील विद्रोह में किसानों की हेल्प की थी उसने, इसके जो संपादक हैं वो कौन थे, तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी, याद रखिएगा। जबकि राजा राम मोहन राय, इसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और आप सभी इनके जो है सहयोग के बारे में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में कह रहा है, ये भी क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, जो है रीजनिंग से या मैथ से रिलेटेड। आप समझ लीजिए कि 8 मित्र हैं ABCDEFGH, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी अंदर की ओर करके बैठे हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जो कि 8 लाइन मैंने ऐसे खींच दी हैं। तो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी ये बायां ये दायां हो जाएगा। तो ये बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, यदि हमारा आंसर हो जाएगा एफ, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 25 नंबर में इसमें पूछता है 25 नंबर क्या है क्वेश्चन। 25 नंबर में देखिए कह रहा है कि सही मिलान करना है आपको। भूमि उपयोग, ये भूमि का उत्पादनकारी उपयोग है। ह्यूमस क्या होता है, एक जो भूमि की ऊपरी परत होता है जिसको जैव पदार्थ बोलते हैं, उसको बोलते हैं। और इसके बाद चट्टान बांध जो है मृदा अपरदन को रोकने का काम करती है। जैवमंडल का काम क्या है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, जिसको हम जैवमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कूट भाषा से इसको देना है आपको आंसर। तो इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का जो है सेकंड आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि एकमात्र विश्व धरोहर स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा मिश्रित श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, तो वो कौन है, वो है आप सभी लोग जानते हैं कंचनजंगा, एक मिश्रित धरोहर श्रेणी में आती है। तो आप ये आंसर करेक्ट कर सकते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिश्रित श्रेणी में आती है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है। 20 नंबर में कह रहा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गोरखपुर में। आंसर नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित लोक नाट्य जो बायलता है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी बायलता किससे, यानी किस राज्य में होती है, डांस या नाटक है वो किस राज्य में होता है, तो ये होती है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट है, तमिलनाडु में ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम महामंत्री थे वो कौन हुए थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 ईस्वी में हुआ था, उसके जो महामंत्री थे वो थे लाला लाजपत राय, यानी फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नए चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इसी से 2019, 2022, 2023 तीनों पेपर से मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इसके बाद यूपी स्पेशल थ्योरी भी आपको कराने वाला हूं, जो कि 1 घंटे की रहेगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 30 नंबर में कि मैथिल शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था हमारा झांसी। कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 को झांसी में जो है, यूपी झांसी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 31 में कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में सत्य है। तो पोर्टफोलियो निवेश के बारे में सत्य यह है कि यह पूंजी जो है बाजार के अंतर्गत तृतीय बाजार का भाग है, और यह अल्पकालिक निवेश प्रक्रिया है। यानी फर्स्ट और सेकंड दो हमारे करेक्ट है, यानी ए और बी हमारे। ये कूट भाषा में काफ़ी 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक उसमें। 2019 का देखेंगे, 2022 का देखेंगे, 2023 का देखिए, 4 से 5 क्वेश्चन कूट भाषा से रिलेटेड जरूर पूछता है। इसके लिए जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों करेक्ट है पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में कह रहा है कि वालरस एक पोलर ध्रुवी जीव है, इसके बारे में बताना है। ये भी कथन है देखिए
कि ध्रुवीय वॉलरस एक पोलर ध्रुवीय जीव है। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि बहुत सीमित है। तो उपरोक्त कथन के आधार पर सही कोड का चयन करना है। तो इनमें से जो फर्स्ट नंबर ही है करेक्ट, ये ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें वनस्पति की वृद्धि होती ही नहीं है, यानी वनस्पतियां पाई नहीं जाती, तो भाई वहाँ पे वृद्धि बहुत सीमित कैसे हो सकती है। यानी सेकंड नंबर हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट नंबर करेक्ट है, इसलिए हमारा केवल ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर में क्या पूछ रहा है, यदि वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए क्या है, ए प्लस वन अपान बी बराबर 1 है, बी प्लस वन अपान सी बराबर 1 है, तो सी प्लस वन अपान ए बराबर क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि 1 के बराबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से है 34 नंबर में, इसमें काउंट करना है आपको कि निम्नलिखित आकृति ABCD में कितने त्रिभुज हैं। आप सभी को काउंट करना है और काउंट करके आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया 28 त्रिभुज हैं इसमें से, क्योंकि 1 2 और इसका पूरा 3 हो गया, फिर 3 इधर 6 हो गया। ठीक है, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, 8 8 16 हो गए, 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 हो गए, इसके बाद 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, और इसके बाद ऐसे 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और 28 हो गया। यानी 28 हमारे अकॉर्डिंग सही है। आपके अकॉर्डिंग 24 हो तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से है, फॉकलैंड जलधारा एक प्रकार की, किस प्रकार की जलधारा है। जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। जो फॉकलैंड जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है 36 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस सदन में आरोप लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है आपको तो किस सदन में लाएंगे आप, तो केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पहले लाई जा सकती है। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से है 37 नंबर में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD और BC परस्पर लंब हो तो निम्न में क्या कथन सत्य है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो अगर आप पाइथागोरन प्रमेय से लाएंगे इसे तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 3AB² बराबर 4AD²। पाइथागोरियन थ्योरम लगेगी इसमें, और मेरे इसमें ज़्यादा पेन नहीं है तो मतलब कि मैं इसमें बता नहीं सकता, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन यहाँ पे आपको पाइथागोरियन थ्योरम लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 39 में देख लिए, बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब हुई थी। 3 से 4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछ चुका है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यानी यूपी थ्योरी से पूछता है, कहीं से भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल से देखना चाहते हैं तो मैं पूरी एक कंबाइंड जो है 1 घंटे की वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड जो था 2019 22 23 में जिस तरह से पूछा उसने, उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन में लाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना जो है 1991 में हो गई थी। तो आंसर नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, इसको आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन से, भारत की जो G20 अध्यक्षता है इसकी विषय वस्तु क्या थी, यानी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए हुए यौगिक का रासायनिक जो है नाम लिखना है। इस यौगिक है, इस यौगिक का रासायनिक नाम, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इस तरह में आ जाता है, यानी C2H5COOH में आ जाता है, तो इसको हम प्रोपोनोइक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं, फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट हो गया। 42 नंबर में कह रहा है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी सूरत फूट की अध्यक्षता किसने करी थी 1907 में जो हुआ था। तो सूरत फूट की अध्यक्षता करी थी जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिस समय कांग्रेस 2 दल, नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको जो है क्या लिखा जाएगा, यानी इसको लिखा जाता है ये, तो आप सभी समझ रहे होंगे कि बी के बाद क्या आ रहा है, डी, यानी 2 जोड़ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आ रहा है डी, यानी कि 3 जोड़ रहा है। फिर एस के बाद क्या आ रहा है, एल यू, यानी फिर 2 जोड़ रहा है, यानी 2 3 2 3 2 3 जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार इनमें भी आप जोड़ लीजिए। एल क्या होता है, L12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी एन आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, NHCGGU। ठीक है, ये हमारा फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 और 45 में देखिए, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क है वो किस अंग का आभूषण था। निष्क एक आभूषण था, लेकिन किस अंग का था ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था जो है जो गले का आभूषण था, ये जो इसका आभूषण था। ठीक है, गला का, निष्क नामक जो आभूषण गला का था।
अगला क्वेश्चन कहते हैं इसमें दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए वो था इल्तुतमिश, जबकि शेर शाह सूरी जो कि रुपया जारी करने वाला था, ये चांदी का रुपया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है मानव विकास की अवधारणा, जो मानव विकास सूचकांक है, वो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो ये है डॉक्टर महबूब उल हक। ये आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत इसमें लगती है, प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता के दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तो महिला का तस्वीर में पुरुष से क्या संबंध है। तो ये बहन है उसकी, याद रखिएगा। आप भी देख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें कि एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, तो बहन हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हमारा 48 नंबर में कह रहा है, 48 और 49 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि आर्टिकल इसमें यूज करना है कि विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। अगर इसको फ्रेज की दृष्टि से देखा जाए तो जो द की जगह है वो ए आएगा, और अगर सिंपल दृष्टि से देखा जाए तो इसमें नॉन ऑफ दीज भी करेक्ट है, यानी कि द का यूज भी हो सकता है और नहीं करना। अगर फ्रेज की दृष्टि से देखा जाए तो फ्रेज की दृष्टि से द की जगह ए आएगा, यानी ए का आर्टिकल का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेखक और कार को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो मिलिंद पलहों किसकी जो है पुस्तक है, ये नागसेन द्वारा रचित है। नीति सार जो है कामंदक के द्वारा रचित है, और प्रबंध कोश जो है राजशेखर के द्वारा रचित है। जबकि रामचरित जो है संध्याकर नंदी के द्वारा, रामचरित मानस नहीं है, रामचरित है, याद रखिएगा। तो रामचरित जो है संध्याकर नंदी के द्वारा जो है रचित है। तो इसका आंसर हमारा कूट के भाषा से देना है। कूट बहुत ज़्यादा आता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, इसमें तो जाओ और ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्ट कौन कौन से वर्ड है। तो 2 करेक्ट इसमें वर्ड मुझे मिले हैं। इसमें तो भला ई हो जाएगा, लेकिन इसमें भला NAIES हो जाएगा, SE हो जाएगा। लेकिन इसमें मेजर और जो है मस्कुरेट, ये जो है 2 वर्ड मुझे दोनों करेक्ट मिले हैं भाई। मेजर का मतलब होता है प्रमुख, और ये मस्कुरेट का मतलब होता है छद्मवेश, यानी कि छलना किसी के साथ। तो ये दोनों करेक्ट है हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म, जो रेडियो जीपीटी है, वो किससे संबंधित है। तो ये रेडियो जो जीपीटी है वो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि 52 नंबर में हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन हैं लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां कृषि सुधारों से संबंधित है। तो कृषि सुधार से संबंधित सिर्फ एक ही समिति है भाई, ये है LK झा समिति, ठीक है। तो ये हमारा आंसर केवल डी यानी फर्स्ट नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से है सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी। सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, जो कि 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन करी थी, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु हरगोबिंद सिंह ये छठे गुरु थे। सैन्य चरित्र देने वाले ये थे, जिन्होंने कड़ा ये सब जो है सैन्य वेशभूषा इन्होंने दिया था। अगला देखिए गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे, जो कि हिंद की चादर के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि गुरु अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब क्रियान्वित हुआ था। तो भारत में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो 2005 में क्रियान्वित हुआ था, यानी कि इम्प्लीमेंटेड हुआ था ये, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम 55 नंबर में, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे जो है कूट भाषा से आंसर देना है आपको। ये नीचे मैंने कर दिया। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो आपातकाल उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं। संविधान से जो कहीं कहीं पार्ट से लिए गए हैं वो पूरा इसमें बता रहा है। तो आपातकाल उपबंध ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, यानी एक का तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और जो मूल अधिकार हैं वो विश्व से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मेरे का जो है कमेंट सेक्शन में देना है कि आप इसका आंसर सही में सच में जानते हैं या नहीं। तो 1 का ए, बी का सी का डी का ए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर में, कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट नंबर जो है आर्टिकल सही सुमेलित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत दिया है, जबकि जो 29 आर्टिकल इसमें दिया गया है। तो ये जो है आंसर करेक्ट नहीं है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, 29 नंबर आर्टिकल है 29 में। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, याद रखिएगा।
थर्ड नंबर में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 है, ये भी हमारा सही है। समानता का अधिकार 14 से 18, ये भी हमारा सही है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 1920 है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका भी टाइम लॉस ना हो और हमारा भी टाइम लॉस ना हो। आप भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहिए और थोड़ा थोड़ा जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो मैंने इसमें लिखा है और आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको मेहनत लगती है, प्लीज़ इसमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, बस यही 3 चीज़ें मांगता हूँ मैं आपसे, तो इतना ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 50 नंबर में, चूंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 में ही पूछ लिया है कि चेरनोबिल दुर्घटना जो है किससे संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुई थी और ये रेडियोधर्मिता से संबंधित है, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव जो है पोल्यूशन से इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल 338 है, 338, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है, जबकि 338A अनुसूचित जनजाति आयोग से है और 338B आपने यहाँ देख रहे होंगे, 338B जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा 338 सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में कि सदाबहार वन, वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी उस जगह पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है। तो जो सदाबहार वन, वर्षा वन 2000 mm प्लस वाली बारिश जहाँ होती है वहाँ पाए जाते हैं और ये होती कहाँ है, असम घाटी में, मेघालय में, मिजोरम में और मणिपुर में, ये सदाबहार वर्षा वन में यहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर करेक्ट कि 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश जहाँ होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से रिलेटेड है। 60 नंबर में कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि x माइनस 1/x बराबर 3/2 है तो हमें अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो प्लस वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमें इससे हमें प्लस वाला निकालना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x वाला जो फॉर्मूला होता है वो इसका स्क्वायर प्लस 4 कर देता होता है अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर निकलेगा 5/2, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू निकलेगी 5/2। अब हम इसका जो सूत्र निकालेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है p क्यूब जो है माइनस 3p होता है, तो p क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी, 3p की वैल्यू ये आ जाएगी, इन दोनों को घटाएंगे तो 65/8 आ जाएगा। ये आंसर आप जानते होंगे और नहीं जानते तो इसको देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका आंसर हमारा 65/8 यानी थर्ड नंबर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे 61 नंबर में कि फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी जानते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी और फ्रेज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपका तैयार रहेगा। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और करेक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछता है, नरेशन भी पूछता है। ठीक है, इसमें कह रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो ये हमारा सेकंड करेक्ट है कि इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि इसका जो है टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चलते हैं हमारा 62 नंबर में, कह रहा है कि निम्न में 4 शब्द दिए गए हैं और 3 एक तरह से समान है, चौथा अलग है, तो विषम को चुनना है। तो जो ऑन्स है दोस्तों, वो ऑन्स वजन मापने की इकाई है, तो यही हमारा डिफरेंट है। बाकी देखिए पेसो है, यूरो है, डॉलर है, ये सब मुद्राएं हैं, तो ये हमारा करेक्ट है दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, प्रबलता स्वर का मात्रक है, यानी प्रबलता जो है द यूनिट ऑफ लाउडनेस लेवल इज, यानी लाउडनेस की जो है यूनिट क्या है, तो इसको हम डेसिबल के नाम से जानते हैं। डेसिबल इसका जो है यूनिट होता है, डेसिबल से हम जानते हैं प्रबलता की इकाई है, जबकि फैराडे जो है विद्युत धारिता की इकाई है और वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है। तो फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा किसने लिखी थी। तो काव्य मीमांसा जो है ये हमारा राजशेखर के द्वारा लिखित गई एक रचना है। आप यहाँ से देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन हो गए लेखकों से। 2019 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लेखक और पुस्तकों से पूछा था, 2022 में भी 4 से 5 क्वेश्चन लेखकों और पुस्तकों से पूछा था, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि भाई बुक्स और ऑथर इनसे रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, तो अगले साल भी पूछेगा भाई, इस बार भी पूछेगा, तो आप इसको तैयार रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन, इसमें कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किसका पिता माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है, जबकि लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन है उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वायसरायों में से किसने स्थानीय स्वशासन को ज्यादा महत्व दिया, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने जो है नियमित जनगणना भी कराई थी। अच्छा बताइए, नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी।
अगला है सेकंड नंबर लॉर्ड इरविन। इन्होंने साइमन कमीशन इसके समय भारत आया था और गोलमेज सम्मेलन भी इसके समय में हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट भी इनके समय में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता भी जो 1931 में हुआ था, ठीक है, वो भी इनके समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में और रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में इनके समय में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही नहीं है, याद रखिएगा। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, इसका आंसर मेरे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसका जो है 1949 को हुआ था, 1947 को नहीं हुआ था। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाता है। सेकंड नंबर में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26 के तहत चलन में मुद्रा वापस ली जा सकती है, इसके में सही है। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आरबीआई का प्रकाशन है, ये भी सही है। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये देखिए 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण जो है इसको 1949 को हुआ था। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है, ठीक है, वो क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव में लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये है 21 वर्ष। आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन से देखिए मैथ से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इसको आपको आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देना है। तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर से जैसे खोलेंगे और फिर इसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 4th नंबर का हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 70 नंबर में हम 30 क्वेश्चन और हैं, बाकी इसके बाद फ्री हैं आप। ठीक है, इबोला वायरस जो है मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है किडनीज को। इबोला वायरस किडनीज को प्रभावित करने वाला जो है वायरस है। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये किसके मध्य स्थित है। तो जो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है वो निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच स्थित है, यानी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच स्थित है ये वाली। अगला क्वेश्चन से देखिए कह रहा है कि 72 नंबर में कि प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन है। ठीक है, तमिल रामायण के जो लेखक हैं वो कौन है, तो कम्मन को तमिल रामायण के लेखक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल कालीन वास्तुकला की 4 बाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 4 बाग शैली में कौन सा चीज बना है। तो ये बना है हुमायूं का मकबरा, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लगान निर्धारण की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी। लगान निर्धारण की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी, तो ये लाटा थी। लाटा या लटाई या इसको बटाई बोलते थे, सबसे पुरानी पद्धति। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट है, गल्ला बक्सी के नाम से इसको भी जानते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कॉल्पी नगर है, जो कॉल्पी नगर झांसी के पास है जो, वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट है, यमुना नदी के तट पर कॉल्पी नगर स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर से कूट भाषा से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वन उत्पाद और वन जो है श्रेणी का उत्पादन जो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वाला जो वो चला था हमारा, तो उसमें कौन कौन से इन जिलों में कौन कौन सा उत्पादन सही है। तो मैनपुरी में तारकसी का उत्पादन होता है, हाँ ये भी सही है। पीलीभीत जो है बांसुरी के उत्पादन के लिए है और सिद्धार्थनगर जो है काला नमक जो है चावल है और बागपत जो है गुड़ और होम और फर्निशिंग के लिए जाना जाता है। तो ये चारों के चारों हमारे करेक्ट हैं, यानी 1 का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी हमारा करेक्ट ही है। तो 4th नंबर हमारा करेक्ट है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 4th हमारा करेक्ट है। 77 नंबर में कह रहा है देखिए कि भारत में कृषि फसल वर्ष की समय अवधि क्या है, यानी कितने वर्ष तक, यानी कितने साल भर में पूरी अवधि आपको बताना है कि कृषि वर्ष की अवधि क्या है। तो भारत में जो है जुलाई से लेकर के, यानी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक ही जो है कृषि अवधि की समिति, इसको अवधि माना जाता है, कृषि की अवधि माना जाता है। तो हमारा 3rd नंबर हमारा करेक्ट है, जुलाई से जून। अगला क्वेश्चन है फ्लाई एश प्रदूषण किसके कारण होता है। फ्लाई जो एश प्रदूषण है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट से, जो कि कोयले वाले जो होते हैं थर्मल प्लांट, इनको जलाने पर जो फ्लाई एश प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी आ गया देखिए उत्तर प्रदेश से। तो चंद्रप्रभा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो चंदौली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर 4th हमारा करेक्ट है। अगला 80 नंबर में कह रहा है तुमड़ी के शब्द
इस शब्द पुस्तक के जो है तुमड़ी के शब्द इस पुस्तक के रचनाकार कौन? देखिए 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चंस पुस्तक से और बुक से रिलेटेड हो गए, 4 से 5 क्वेश्चंस फिर पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है बद्रीनारायण से रिलेटेड है, यानी कि बद्रीनारायण के रचनाकार हैं तुमड़ी के शब्द। अगला क्वेश्चन है कि कोई वृत्त y अक्ष को बिंदु 0 4 पर स्पर्श करता है और बिंदु 2 0 से होकर जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके त्रिज्या जो निकलेगी 5 सेंटीमीटर निकलेगी, तो आंसर नंबर हमारा 3rd करेक्ट है। इसको आप सॉल्व करिएगा, मैथ यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करा पाता, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है खेद है। तो अगली बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं जब कुछ ज़्यादा मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी, आप लोग अगर हेल्प कर दें तो ज़रूर व्यवस्था होगी। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि आगे मेरी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार पेशे से जुड़े लोगों को क्या प्रदान किया जाता है, यानी किन जो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किन लोगों को प्रदान किया जाता है, किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये वैज्ञानिकी के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से कूट भाषा में आ गया, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन भाई इसमें कूट भाषा में पूछ लिए गए, और लेखक से रिलेटेड ये भी है, यानी 5 क्वेश्चन हो गए भाई लेखक से रिलेटेड, ठीक है। तो लेखक बुक्स यानी बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैंने जो है मेरी जो एक बुक है स्टैटिक जीके की, उसमें मैंने बुक और ऑथर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं। अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, शॉर्ट में मैंने इसमें दिखाया भी आपको अपनी जो वो बुक है कि किस तरह से मैंने स्टैटिक जीके की बनाई है बुक्स, और बहुत ही अच्छा है। उसमें एसएससी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी स्पेशल है वो। अगर वो अभी आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि कहाँ का वो आप चाहते हैं। स्टैटिक जीके की फुल स्टैटिक जीके लगभग 16 से 17 जो है पार्ट है उसके, और फुल स्टैटिक जीके कोई भी क्वेश्चन से छूट कर नहीं जाएगा एसएससी से, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हाँ ज़रूर कहिएगा, तो मैं उसको वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि द एंड ऑफ लेसस फेयर, ये किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो J.M. केन्स हैं। अगला है पुअर इकोनॉमिक्स, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अभिजीत बनर्जी। और एशियन ड्रामा, इसके लेखक तो आप सभी जानते हैं गुलनार मिराला हैं। और इसके बाद है पॉवर्टी एंड फेमाइन, इसके जो लेखक हैं अमर सेन हैं। तो हमारा आंसर डी 4th नंबर करेक्ट है, 1 का डी, 2 का जो है यहाँ पे कह रहा है 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, हमारा 4th नंबर हमारा इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर में कि भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, जो कि 19 में हुई थी, वो कहाँ की गई थी, तो 1920 में जो है भारतीय कला परिषद की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी वाराणसी के गोदौलिया नामक स्थान पे हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर में, 15 क्वेश्चंस बचे हैं कि डूरंड कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था, तो ये भारत था, और कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बीज का कौन सा भाग तना बनता है, बीज के 3 भाग होते हैं, और एक कौन सा भाग जो है तना बनने का काम करता है। हाँ, साइंस अगर आप चाहते हैं, देखिए साइंस की मैंने एक जो है वो डाली थी, 3-4 वीडियो डाले हैं जो कि काफ़ी पसंद किए गए थे, लेकिन फिर बाद में टाइम नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सब की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, रेलवे स्पेशल अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं साइंस की जो है क्लासेस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने मेरा जो वीडियो है वो उसको देखना है, इसके बाद बताना है कि आपको साइंस अच्छी लगी क्लास की नहीं। आप बस देख लीजिएगा एक बार, और कुछ नहीं बोलता। अगर आप वो सच में देख करके है उसका वे कमेंट सेक्शन में अगर हाँ बोलते हैं, तो उसकी भी वीडियो है मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा। भाई मेरे पास हर एक सब्जेक्ट की जो है नोट्स बनी है, अगर आप सच में चाहते हैं, मैंने हर एक की जो है नोट्स में शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपको बस हाँ बोलना है, उसकी पीडीएफ और उसका जो है वीडियो मैं दोनों इस चैनल पर और अपने प्रेमा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो जो बीज का भाग है, कौन सा भाग तना बनता है, तो ये प्रांकुर जो भाग है वो तना बनने का काम करता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाता है। अगला है 87 नंबर में, इसमें कूट भाषा का प्रयोग है कि सौर ऊर्जा का क्षरण विलोम वर्ग नियम से नियंत्रित होता है, विलोम वर्ग नियम याद रखिएगा। नीचे दिए गए कूट भाषा का सही जो है उपयोग आपको करना है। फर्स्ट नंबर कह रहा है प्रकाशिक क्षेत्र में प्रकाश की गहनता बदलती रहती है, या प्रकाश या ऊर्जा स्रोत से प्रकाशिक क्षेत्र के बीच वर्ग दूरी के अनुसार बदलती रहती है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग इसके दोनों करेक्ट आंसर है या नहीं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन से एक देखिए कह रहा है 88 नंबर में कि प्रोटीन का जो पाचन करने वाला एंजाइम है, देखिए प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, मैंने जो एक खाद्यान्न वाला वीडियो डाला था साइंस में, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो है। 15 से 20 मिनट में मैं एक पूरा जो है पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ। आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो जो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन है, ये दोनों एंजाइम करती हैं। तो पेप्सिन एंजाइम जो है पेट में करती हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में लास्ट में पाचन होता है इसका। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है इसके, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों। अगला क्वेश्चन है जो है कुट्टीपुरम। जो कुट्टीपुरम है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो कुट्टीपुरम जो है केरल में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से 19 नंबर में मैथ से रिलेटेड है कि 30 छात्र की संख्या है। अमर बाएं छोर से 14वें स्थान पर है और रोहित दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो अमर और रोहित के बीच कितने छात्र हैं। छोटा सा क्वेश्चन से, ज़्यादा नहीं है। तो 14वें स्थान पर यहाँ पर है, ये 20वें स्थान पर यहाँ से है। तो दोनों से अगर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो इन दोनों के बीच लगभग 4 लोग बैठे हैं, याद रखिएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है चंद्रयान 3 से फिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन आ गए चंद्रयान 3 से, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के जो प्रज्ञान रोवर है उसका आकार कैसा था। तो उसका आकार त्रिभुजाकार था, आपने अगर देखा होगा चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप हैं। अच्छा चलिए, इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में आपको देना है कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं और कितने द्वीपों में मानव रहते हैं। और जबकि लक्षद्वीप में तो द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन मानव कितने द्वीपों में रहते हैं, इसका भी आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 75वें में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए कह रहा है कि 94 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो ये I²R ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में नागरिक जो सिविल जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 44 में दिया गया है और गोवा पहले से लागू था और उत्तराखंड में अभी अभी लागू हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकता है अगले बार में। अगला क्वेश्चन से देखिए अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 21 ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। और आर्टिकल जो 24 है वो 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें कारखानों में जो प्रवेश पर निषेध लगाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 96 नंबर में, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें आपको फाइंड करना है, तो इसका आंसर 66 है। आप भी देखिएगा कैसे इसमें जो है फाइंड हो पाइए, ठीक है। आंसर आपको इसको जो है देखना है। अगला 97 नंबर में कह रहा है, इसको भी आपको देखना है कि मुझे ज़्यादा नहीं मिला इसके बारे में, लेकिन आपको देखना है कि जो सागर नीतल प्रसरण है, जो जिसको हैरी हेस ने दिया था 1961 में, ज्वालामुखी गतिविधियों से संबंधित ये थ्योरी है, उसके बारे में पूरा आपको देना है इसमें। तो पहला नंबर है विगत 200 वर्षों में घटनाओं के घटनाक्रम के बारे में सही ज्ञान मिलता है। इस सिद्धांत के आधार पर पूर्व घटनाओं और इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, मुझे नहीं मिल पाया। तो इसका आंसर भी मेरे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपको किसी को भी पता हो, ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से एक क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। एक क्रिकेट के मैदान में छोटे से टेरेस में 10 सीढ़ियां सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक 40 मीटर लंबी 10 ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी 1/4 मीटर ऊंची और 1/2 मीटर चौड़ी है। टेरेस के निर्माण में आवश्यक कंक्रीट का कुल आयतन निकालना है। तो इसका आंसर जो है 250 हो जाएगा, 250 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन, ये कब आयोजित हुआ था और कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसको हुआ था रियो जे जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। अगला है जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड था, जो कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और प्लीज़ इस दोस्तों सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 और 3d10 होता है। ये हमारा 3rd नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हमारे यूपी जीके में, उसमें भी आप अगर चाहते हैं तो आइडियाज ज़रूर लिखिएगा। मैं उसके 1 घंटे का वीडियो आपको डाल दूंगा। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेमा क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।